नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार लेडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। आज अपने राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने रियासतों के बारे में जानकारी ली थी कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, तो बताया था मेवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो मारवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो बताया था मैंने जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से छोटी और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी रियासत कौन सी थी, सातपुरा रियासत थी। आज अपने बात कर रहे हैं मेवाड़ रियासत का इतिहास, ठीक है, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्या भाई, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ये क्या था, आज का मोटिवेशन शायरी था। इसी मोटिवेशन शायरी के साथ अपने आज की कड़ी में स्टार्ट करते हैं प्रमुख मेवाड़ का इतिहास, ठीक है। अपने स्टार्ट करते हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य का इतिहास क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मेवाड़ राज्य का इतिहास। पहले तो देखो, सबसे बड़ी बात, इस मेवाड़ राज्य पर जो जिसने शासन किया, यहाँ पर शासन किसने किया? मेवाड़ राज्य पर शासन बता देना, भूइल वंश ने। किस वंश ने? भूइल वंश ने शासन किया। सर, भूइल वंश को क्या कहते हैं? गहलोत वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? गहलोत वंश कहते हैं। गहलोत वंश को ही बाद में, इसका तीसरा नाम क्या है? सिसोदिया वंश। क्या नाम है अभी? सिसोदिया वंश। इसे क्या कहते हैं? सिसोदिया वंश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सिसोदिया वंश कहते हैं। जो याद रखना, जो याद रखना, संसार का, ये जो भूइल वंश है, संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है। प्राचीन राजवंश है। क्या है? प्राचीन राजवंश है। प्राचीन राजवंश है। प्राचीन राजवंश है। प्राचीन राजवंश वह अपने बोलते हैं जीवित राजवंश है। जीवित, क्या है? जीवित राजवंश है। जीवित राजवंश है। सब जीवित कैसे कह सकते हो? कहा जाता है कि वर्तमान में लक्ष्य राज नाम का एक व्यक्ति है, राजा है, जो भी इस परंपरा को निभा रहा है। तो वर्तमान में लक्ष्य राज है। यातना मेवाड़ राज्य के इतिहास पढ़ रहे हैं। मेवाड़ राज्य के इतिहास में पढ़ रहे हैं भूइल, इसी को कहते हैं गहलोत, या इसी का तीसरा नाम है सिसोदिया वंश। आगे मैं विस्तार से बता दूंगा। इस पर शासन करने वाला कौन सा राजवंश था, तो आप बता देना कौन सा राजवंश था, तो बता देना भूइल राजवंश था, जो संसार का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। जो संसार का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। नेक्स्ट देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखना, इस प्रकार से अपने क्या पढ़ रहे हैं? अपने पढ़ रहे हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास। किसका भाई? मेवाड़ राज्य का इतिहास। तो इस मेवाड़ राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? अपने इस मास में मेवाड़ राज्य या मेवाड़ क्षेत्र का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप बता देना सर भीलवाड़ा। क्या आता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अलावा चित्तौड़गढ़। क्या आता है? दूसरा जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ के अलावा राजसमंद और क्या था? भीलवाड़ा। कौन सा आता है? भीलवाड़ा तो है क्या? भीलवाड़ा के अलावा यहाँ पर जो आता है उस वंश का नाम है राजसमंद क्या है? प्रतापगढ़, और कुछ हिस्सा उदयपुर का, कुछ हिस्सा प्रतापगढ़ का, उदयपुर तो है। याद रखना, मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। मेवाड़ राज्य में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो भीलवाड़ा आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, राजसमंद आता है, प्रतापगढ़, उदयपुर। याद रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या नाम लिख रहा हूँ? डूंगरपुर प्लस में बांसवाड़ा।
बाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है बागड़ क्षेत्र। क्या कहलाता है? बागड़ क्षेत्र। क्या कहलाता है? बागड़ क्षेत्र। तो याद रखना, तो मेवाड़ राज्य में कौन कौन से आते हैं? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजगढ़ और प्रतापगढ़। अपने जो मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसी में आप आगे कलांतर में पढ़ोगे, आगे चलकर राणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, उसी वंश के बारे में अपने बातें कर रहे हैं। अगला इसमें शामिल नहीं है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट अब अपने बात करते हैं, देखो अपने जो किसका इतिहास पढ़ रहे हैं? भूल वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं। भूल वंश में भी मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास यानी भूल वंश के शासन करने से पहले यहाँ पर किन्होंने शासन किया था उनके बारे में देखते हैं। तो मेवाड़ का इतिहास जानते हैं। क्या भाई? मेवाड़ का इतिहास जानते हैं। क्या जानते हैं? मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का जो इतिहास है, एक मिनट में बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कलर करूँगा। तो मेवाड़ का जो इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास देखो, गोइलों के शासन करने से पहले इसको प्राचीन समय में सर महाभारत काल में, कब भी महाभारत कालीन समय में, महाभारतकालीन समय में मेवाड़ को क्या कहते थे? मेवाड़ को जाना जाता था सीवी जनपद के नाम से। किसके नाम से? सीवी जनपद का ये अंग था। क्या था भाई? सीवी जनपद का अंग था। और सीवी जनपद की राजधानी बता देना, सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? तो सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। ये क्या थी? सीवी जनपद की राजधानी थी। क्या थी भाई? सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। और मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान में इसको मध्यमिका को नगरी कहते हैं। वर्तमान में क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। और नगरी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। याद रखना, अपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। मेवाड़ के इतिहास में क्या पढ़ रहे हैं कि मेवाड़ को महाभारतकालीन में सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। और इसकी जो वर्तमान राजधानी है, इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? नगरी है। नगरी वर्तमान में कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में, यानी कि मध्यमिका का वर्तमान नाम क्या है? नगरी है। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद में अपनी बात करते हैं कि यहाँ पे मेवाड़ में कौन सी जाति रहती थी? कौन सी जाति? तो जाति से याद रखना, यहाँ पर एक तो मेर जाति रहती थी, या इसी को कहते थे मेर जाति। मेर जाति या मेर जाति। इस जाति की अधिकता होने का, इस जाति की अधिकता होने का, इस जाति की अधिकता होने के कारण ये जो क्षेत्र कहलाया था, ये क्षेत्र क्या कहलाया था? ये क्षेत्र कहलाया था मेरपाट। क्या कहलाया था? इस जाति की अधिकता होने के कारण ये क्षेत्र क्या कहलाया था? ये क्षेत्र कहलाया था मेदपाट। संस्कृत में कहते हैं मेदपाट। क्या कहलाया था? मेदपाट। ठीक है। जो किस भाषा का शब्द है वो भाषा किस भाषा का? संस्कृति भाषा का शब्द है। किस भाषा का? संस्कृति में से क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में से मेदपाट कहते हैं। इसी को बाद में कहा गया प्रयागपाट। इसी को हिंदी में क्या कहा गया? इसी को हिंदी में क्या कहा गया? प्रयागपाट। क्या कहा गया? प्रयागपाट। किसमें कहा गया? हिंदी में। हिंदी में से प्रयागपाट कहा गया। जिनका अर्थ क्या होता है? सर इनका अर्थ क्या होता है? प्रयागपाट या ये कहा गया, इनका अर्थ क्या होता है? इनका जो अर्थ होता है ये होता है मेर या मेरों का देश। मेरों का देश। तो ये क्या है? यहाँ पे ये जाति निवास किया करती थी। प्रारंभ में यहाँ पर मौर्यों का शासन था। मौर्यों का शासन था। आप सभी भली बात नहीं जानते हो, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था बप्पा रावल ने। जो मेवाड़ का शासक था उसने मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित किया था। याद रखना, मेवाड़ पर गोयलों के शासन से पहले मौर्यों का शासन था। यहाँ पर कौन सी जाति रहती थी? मेर जाति रहती थी, जिसके कारण ये मेवाड़ नाम पड़ा था। उसी के चलते हुए
ठीक है, महाभारतकालीन में इसे शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट कि इस मेवाड़ का अर्थ क्या होता है। मेवाड़ का अर्थ है मेव या मेर जाति से रक्षित देश। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मेव या मेर जाति से रक्षित प्रदेश, यानी कि ये यहाँ पर शासन किया करते थे, रहा करते थे। ठीक है, उससे रक्षित देश। तो अपने नेक्स्ट बात करते हैं, यहां तक कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे देखना। अब अपने कहते हैं मेवाड़ राज्य का, तो क्या बोलते हैं मेवाड़ राज्य का झंडा, मेवाड़ राज्य का झंडा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी, मेवाड़ राज्य का झंडा। तो देखिए इस प्रकार से मेवाड़ राज्य का झंडा था, इस प्रकार से मेवाड़ राज्य का झंडा था, जो वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। और ऊपर से ऐसे था, क्या था, ऐसे था, ऊपर से ऐसे था जिस पर सूर्य की आकृति की थी। किसकी आकृति की थी, सूर्य की आकृति थी। इसका मतलब मेवाड़ के शासक अपने आप को क्या मानते थे, सूर्यवंशी मानते थे। क्या मानते थे, सूर्यवंशी, यानी कि भगवान राम से संबंधित बताते थे अपने आप को। इसे अपने आप को क्या मानते थे, सूर्यवंशी मानते थे। इस झंडे के एक तरफ एक योद्धा खड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है ये जो योद्धा है ये क्या है, वीर योद्धा है। क्या है, वीर योद्धा, क्या वीर योद्धा है। और इस झंडे के एक तरफ जो व्यक्ति है वो है क्षत्रिय योद्धा। कहा जाता है कि ये क्या है, क्षत्रिय योद्धा। और इस क्षत्रिय योद्धा के हाथ में क्या है, तलवार है। क्या तलवार है। और इस वीर योद्धा के हाथ में एक भाला स्थित है। क्या है, हाथ में क्या है, भाला। इसके हाथ में क्या है, एक भाला है। समझ रहे हो, ठीक है। वीर योद्धा, ये कहा जाता है कि वीर योद्धा राणा पुंजा है। राणा पुंजा जी एकमात्र वीर जिसे राणा जगाने की अनुमति दी गई थी। अब ये इतिहास में राणा पुंजा जी वीर जो सेनापति हुए थे वो किसके हुए थे, महाराणा प्रताप के। किसके हुए थे, महाराणा प्रताप के सेनापति हुए थे। किसके सेनापति हुए थे, महाराणा प्रताप के सेनापति हुए थे। तो इसके लिए अपने अनुमान लगा सकते हैं कि इस झंडे की आकृति, इस झंडे का डिजाइन जो हुआ है महाराणा प्रताप के समय हुआ था। याद रखना, इस झंडे के बीचों बीच में लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़। तो इससे अपने को ये भी पता चल सकता है कि जिसमें इस झंडे का निर्माण हुआ था उसमें ये झंडा, यानी कि उसमें राजधानी क्या थी, चित्तौड़गढ़ थी। इस झंडे के नीचे इस प्रकार से एक पट्टी लगी हुई है, इस प्रकार से एक पट्टी लगी हुई है। और उस पट्टी पे लिखा हुआ है इनका एक वाक्य। क्या लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को ही राखे करतार। यानी कहा गया है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तही राखे करतार। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो धर्म पर अपने अटल रहेगा उसे हमेशा तलवार रखने का इजाजत है। तो ये क्या है, गुहिलों का राजवाक्य है। क्या है भाई, ये क्या है, गुहिलों का राजवाक्य है। क्या अभी, राजवाक्य है। ये अपने आप को क्या मानते थे, सूर्यवंशी मानते थे। क्या मानते थे भाई, सूर्यवंशी मानते थे। ठीक है, ये हुआ कभी। आगे देखो, अब आगे बात करते हैं गुहिलों की उत्पत्ति से संबंधित बात।
क्या भाई, भूइलों की उत्पत्ति, भूइल वंश की उत्पत्ति क्या बात करते हैं, भूइल वंश की उत्पत्ति। इन भूइलों की उत्पत्ति कैसे हुई? देखो दो चार मत याद रखना है आपको। एक मत कर्नल जेस्टोर के अनुसार, एक पंडित गौरीशंकर ओझा के अनुसार, और एक मत याद रखना है अबुल फजल के अनुसार। ठीक है, भूइल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई? देखो कर्नल जेस्टोर के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भूइलों की जो उत्पत्ति हुई है, वो कहता है कि गुजरात के शासक शिलादित्य, के वंशज है। या कर्नल जेम्स टोड क्या कहना चाह रहा है? कर्नल जेम्स टोड ये कहना चाहता है कि जो भूइल वंश है वो गुजरात के शासक शिलादित्य के ही वंशज है। क्या भी उसी के वंशज है। याद रखना पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्हें क्या बताता है? इन्हें बताता है सूर्यवंशी। क्या बताता है? इन्हें बताता है सूर्यवंशी। क्या बताता है? इन्हें सूर्यवंशी बताता है। ठीक है, अबुल फजल के अनुसार, क्या, किसके अनुसार? अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल के अनुसार इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहता है कि ईरान का एक शासक था। किसका? कहाँ का शासक था? ईरान का एक शासक था। ईरान के शासक नौशेर खा, क्या नाम था? नौशेर खा आदिल की संतान है। कौन भाई? भूइल। ये कहता है कि कभी अबुल फजल कहता है कि ईरान का एक शासक था नौशेर खा, उसने कभी काठियावाड़ की तरफ से आक्रमण किया था, उसके बाद ये मेवाड़ में आया था, उसी के वंशज यहाँ रह गए थे, वही क्या है? भूइल है। तो याद रखना कि अलग अलग मत है। किन किन के अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुजरात से, पंडित गौरीशंकर ओझा के अनुसार सूर्यवंशी, अबुल फजल के अनुसार ये ईरान के शासक नौशेर खा आदिल की संतान है। भूइल अपने आप को क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज कहते थे। क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज कहते थे। क्या कहते थे भाई? हिंदुआ सूरज कहते थे। भूइल अपने आप को क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज कहते थे। आगे बात करते हैं अपने। अभी ये पूछ लिया जाए कि भूइल सूर्यवंशी थे, इस बात की प्रमाण क्या है? कई बार क्या आरएस वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है कि कोई दो मत बताइए, तो आपको बताता हूं आगे सूर्यवंशी कि ये सूर्यवंशी थे। क्या थे? सूर्यवंशी थे। भूइल सूर्यवंशी थे। इस चीज के परिणाम क्या है? इस चीज के क्या है? प्रमाण, परिणाम नहीं, परिणाम। इस चीज के प्रमाण क्या है? तो आप बता देना। इस चीज के प्रमाण क्या क्या है? इस चीज के प्रमाण एक नंबर तो याद रखना, मेवाड़ के महाराणा अपने आप को हिंदुआ सूरज कहते थे। क्या कहते थे? मेवाड़ के महाराणा अपने आप को हिंदुआ सूरज कहते थे। तो एक प्रमाण तो ये हो गया कि मेवाड़ के शासक अपने आप को हिंदुआ सूरज कहते थे। दूसरा पार्ट इनके झंडे पर, दूसरा प्रमाण कह सकते हैं इनके झंडे पर सूर्य की आकृति अंकित है। इनके झंडे पर किसकी आकृति अंकित है? सूर्य की आकृति अंकित है। तीसरा प्रमाण को कह सकते हैं काल भोज या बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे, इस पर सूर्य की आकृति अंकित है। तीसरा प्रमाण कह सकते हैं काल भोज या बप्पा रावल
पप्पा रावण ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए जिन पर सूर्य की आकृति अंकित है। किनकी आकृति है? सूर्य की आकृति अंकित है। तो ये तीन प्रमाण प्रमुख रूप से है। एक प्रमाण और है अपना, मेवाड़ का एक राजा हुआ था जिसका नाम था महाराणा रायमल। क्या नाम था? महाराणा रायमल। महाराणा चौथा याद ना, मेवाड़ का एक राजा हुआ था जिसका नाम था महाराणा रायमल। रायमल ने अपने लेखों में क्या लिखाया? सूर्यवंशी क्षेत्रीय। क्या लिखाया था? सूर्यवंशीय क्षेत्रीय। क्या लिखाया था? सूर्यवंशीय क्षेत्रीय लिखाया था। क्या लिखाया था? सूर्यवंशीय क्षेत्रीय। तो ये चार प्रमाण मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मेवाड़ के शासक सूर्यवंशी थे। ठीक है भाई। तो आगे बात करते हैं कुछ और बेसिक बातों की, तो इस चीज का वर्क। ठीक है भाई। आगे एक बात और करते हैं, मेवाड़ के शासक सूर्यवंशी थे। अब मेवाड़ के शासकों के बारे में कुछ विषय बेसिक जानकारी, भूइल वंश के बारे में। ये वंश कौन सा पढ़ रहे हैं? भूइल वंश। भूइल वंश के बारे में बेसिक जानकारी जैसे इनका कुल देवता कौन भाई? इनका मेवाड़ के शासक है मेवाड़ के भूइल वंश का कुल देवता कौन है? कुल देवता जो इनका जो कुल देवता है वो कौन है भाई? इनका कुल देवता है एकलिंगनाथ जी। कौन है? एकलिंगनाथ जी। जिनका मंदिर कहाँ है? मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी गांव में। कैलाशपुरी गांव कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है भाई? उदयपुर में स्थित है। कैलाशपुरी गांव कहाँ है? उदयपुर में है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं भूइल वंश का आराध्य देवता। भूइलों का आराध्य देवता कौन है? तो एक नाम आता है गढ़बोर का चारभुजा नाथ। कौन भाई? गढ़बोर का चारभुजा नाथ। इनका आराध्य देव कौन है? तो गढ़बोर का चारभुजा नाथ। क्या नाम होता है? गढ़बोर का चारभुजा नाथ। इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? राजसमंद में है। इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? राजसमंद में है। इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे है? राजसमंद में इनका मंदिर स्थित है। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो बात करते हैं, आगे जो बात करते हैं वो आगे बात करते हैं भूइल वंश की कुल देवी। भूइल वंश की कुल देवी है बाण माता। कौन है भाई? बाण माता। और बाण माता के दो मंदिर है। कितने मंदिर है? दो मंदिर है। एक जो बाण माता का मंदिर है वो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है भाई? चित्तौड़गढ़ में है। एक जो बाण माता का मंदिर है वो कहाँ है? राजस्थान में। उनके दो मंदिर है, एक तो चित्तौड़गढ़ में है और एक क्या था? केलवाड़ा में है। कहाँ है भाई? केलवाड़ा में है। और केलवाड़ा कहाँ है? तो बता देना सर, राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद में है। केलवाड़ा कहाँ है? राजसमंद में है। आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा क्या है कि ऑफलाइन पढ़ाने का थोड़ा सा मजा अलग होता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने का कुछ अलग होता है। ऑनलाइन में भी आपके सामने कोई है नहीं, तो कैमरा है, मैं हूँ, तो क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। ठीक है, इसलिए पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता है, चार पांच बातें कर लेते हैं, टाइम पास हो जाता है, बच्चे ने कुछ कह दिया, टीचर ने कुछ कह दिया, तो इस प्रकार से माहौल बढ़ जाता है क्लास का। लेकिन ऑनलाइन में क्या है? सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। ठीक है। आगे बात करते हैं अपने कुल देवता। इनकी भूइल वंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी, ऐसी को कहते हैं इष्ट देवी। कौन है? ध्यान रखना, इनकी जो इष्ट देवी है वो है चारभुजा माता। कौन है भाई? चारभुजा माता।
कौन है? चार भुजा माता। और चार भुजा माता का मंदिर है हल्दी घाटी में। मंदिर कहाँ है इनका? मंदिर है हल्दी घाटी में। इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है हल्दी घाटी में। मंदिर कहाँ है? हल्दी घाटी में। इनमें मंदिर कहाँ है? हल्दी घाटी में। तो ये अपने क्या है बेसिक जानकारी पड़ी थी किसके बारे में? भूरिवंश के बारे में। अब अपने बात करते हैं भूरिवंशों की राजधानियां क्या थी, कौन कौन सी राजधानियां थी। नेक्स्ट बात करते हैं राजधानियों से संबंधित भूरिवंश की राजधानी। राजधानी गुइलों की सबसे पहले जो राजधानी थी वो थी नागदा। क्या थी? नागदा। और नागदा जो जिनके समय राजधानी थी तो वो उसपे कालभोजिया बप्पा राव की समय थी। बप्पा राव ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? नागदा को बनाया था। नागदा के बाद जो राजधानी हुई थी वो थी आहड़। मेवाड़ की जो राजधानी हुई थी वो क्या हुई थी? आहड़। और आहड़ को राजधानी बनाई थी राजा अलट ने। किसने बनाई थी? राजा अलट ने। किसने बनाई थी राजधानी? राजा अलट ने। राजा अलट ने आहड़ को बनाई थी। आहड़ के बाद में राजधानी हुई थी चित्तौड़। आहड़ के बाद में राजधानी क्या हुई थी? चित्तौड़ हुई थी। और चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी रावल जेतरसिंह ने। किसने बनाई थी? रावल जेतरसिंह ने। जेतरसिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी? जेतरसिंह ने बनाई थी। जेतरसिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी? जेतरसिंह ने। याद रखना दोस्तों ये तीन कंटिन्यू राजधानी थी चित्तौड़। इसके बाद में जो राजधानी बनाई गई थी उदयपुर राजधानी। उदयपुर के बाद में जब उदयपुर राजधानी कब थी? जब दोस्तों ये राजधानी उदयपुर तब थी जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ पर जब अकबर ने आक्रमण किया तो उसमें राजधानी उदयपुर थी। तो उसमें राजा था मेवाड़ का महाराजा उदय सिंह। तो उसे एक नई राजधानी बनानी पड़ी थी गोगुंदा। गोगुंदा और उदयपुर राजधानी किसके समय थी? उदय सिंह के समय थी। किसके समय थी? उदय सिंह के समय थी। इसके बाद में पांचवी जो राजधानी बनाई गई थी, पांचवी हो गई, छठी जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी कुंभलगढ़ को। किसको बनाई गई थी? कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ को बनाई गई थी। कुंभलगढ़ को राजधानी किसके समय बनाई गई थी? कुंभलगढ़ को राजधानी बनाई गई थी महाराणा प्रताप के समय। कुंभलगढ़ और एक राजधानी और थी चामड़। महाराणा प्रताप के समय राजधानी और क्या थी? चामड़। ये किसके समय थी? महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के समय ये राजधानी थी। क्या थी? प्रताप के समय राजधानी थी। अब आगे बात करते हैं कि वापिस चित्तौड़गढ़ राजधानी किसके समय बनी थी? वापिस जो चित्तौड़गढ़ राजधानी बनी थी किसके समय बनी थी? चित्तौड़गढ़ राजधानी बनी थी महाराजा अमर सिंह के समय। अमर सिंह प्रथम के समय। क्योंकि जब मुगलों ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो चित्तौड़ को जीत लिया था 1567-68 में। बाद में कहते हैं कि मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। उस संधि के तहत चित्तौड़गढ़ को वापस दे दिया और अमर सिंह को। तो उसमें ये राजधानी क्या बनाई थी? अमर सिंह इसमें ये राजधानी थी। इसके बाद उदयपुर राजधानी 8वीं हो गई। ठीक है। उदयपुर राजधानी रही थी वो किसके समय रही थी? तो आप बता देना महाराणा भीम सिंह के समय रही थी। और ये अंतिम राजधानी थी किसके समय थी? महाराणा भीम सिंह के समय। किसके समय थी? महाराणा भीम सिंह के समय ये राजधानी थी। और महाराणा भीम सिंह के समय ये अंतिम राजधानी थी। ये मेवाड़ की क्या थी? अंतिम राजधानी थी। कारण क्या है? क्योंकि ये जो उदयपुर को वापस राजधानी बनाई गई थी किसके प्रयासों से? कर्नल जैस्टोड के प्रयासों से ये उदयपुर को वापस राजधानी बनाई गई थी। कहते हैं कि कर्नल जैस्टोड और अंग्रेजों के मध्य कर्नल जैस्टोड ने महाराणा भीम सिंह और अंग्रेजों के मध्य एक संधि करवाई थी जिसे बोलते हैं 1818 की संधि। उस संधि के तहत राजधानी जो बनाई गई थी वो क्या बनाई थी? महाराजा भीम सिंह ने उदयपुर को। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें उदयपुर को मिलाया गया था। उसे उदयपुर को राजधानी बनाई गई थी।
ठीक है भाई। तो ये क्या थी, कुछ बेसिक जानकारी, 2-4 बातें हो रही हैं, ठीक है भाई। अपने उत्पत्ति पूछी थी कि भूमिवंश की उत्पत्ति कर्नल जेस्टोर के अनुसार वो गुजरात के थे, पंडित गौरीशंकर दयाल चतुर्वेदी के अनुसार वो सूर्यवंशी थे, अबुल फजल के अनुसार वो ईरान के शासक नो शेर का आदिल की संतानें थी। लेकिन याद रखना, मोनोथ नैन्सी और कर्नल जेस्टोर गुइनो की कितनी शाखा बताते हैं, 24 शाखा। कौन से भी, मोनोथ नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड, ये गुइनो की शाखा बताते हैं। गुइनो की कुल 24 शाखाएं बताते हैं। कितनी शाखाएं, 24 शाखाएं। कि गुइनो की कितनी शाखाएं हैं, 24, जिनमें सबसे प्राचीन शाखाएं हैं वो मेवाड़ की शाखाएं हैं। लेकिन एक और व्यक्ति है, एक व्यक्ति और है जो ये कहता है कि ना ना इतनी नहीं है, कितनी है, 36 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, 36 शाखाएं हैं। गुइनो कितनी शाखाएं हैं, 36 शाखाएं हैं। ये एक ग्रंथ के अनुसार कह रहा है, किस ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार कह रहा है। वीर विनोद ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि गुइनो की कुल कितनी शाखाएं हैं, 36 शाखाएं हैं। इसमें लिखा हुआ है, वीर विनोद ग्रंथ में लिखा हुआ है। इस वीर विनोद ग्रंथ का लेखक कौन है, इसका लेखक है कवि राजा श्यामलदास दत्तीवाड़िया। कवि राजा श्यामलदास दत्तीवाड़िया कहते हैं कि गुइनो की कितनी शाखाएं हैं, 36। किसमें, अपने ग्रंथ वीर विनोद। कवि राजा श्यामलदास कहाँ के रहने वाले थे, कि रहने वाले थे माडलगढ़ भीलवाड़ा कहाँ के रहने वाले थे, माडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसी ग्रंथ में वीर विनोद में इसी ग्रंथ में कवि राजा श्यामलदास ने बताया कि मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग है, 84 दुर्ग है। कितने दुर्ग है मेवाड़ में, कुल 84 दुर्ग है। उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया है। इसलिए राणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाने वाला शासक कौन सा था, तो महाराणा कुंभा था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जो मेवाड़ का इतिहास समझाया है, मेवाड़ का गुइनो समझाया है, इतना समझ में आया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। तो तब के लिए धन्यवाद।